नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं नीतू शर्मा। बच्चों, आज हम हिंदी सुलभ भारती कक्षा 8वीं के पाठ क्रमांक 6 ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए इस कविता का अध्ययन करेंगे। इस कविता के रचनाकार हैं रमेश दत्त शर्मा। बच्चों, कविता पढ़ने के पूर्व हम कवि परिचय प्राप्त करेंगे। रमेश दत्त जी का जन्म 1939 उत्तर प्रदेश के जलेसर एटा में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 2012 में हुई थी। बच्चों, शर्मा जी का विज्ञान के प्रति प्रेम है। इनके द्वारा लिखे गए लेख विविध पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। इन्होंने विज्ञान पर आधारित लेख लिखकर पाठकों के मन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण जागृत करने का प्रयास किया है। इन्होंने रेडियो एवं टीवी के माध्यम से भी विज्ञान का प्रसार करने का कार्य किया है। बच्चों, इन्हें विज्ञान लेखन लिखने के लिए कई पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। कक्षा 7वीं-8वीं से ही स्थानीय मुशायरों में चचा जलेसरी के नाम से ये शिरकत करने लगे थे। बच्चों, आज जो कविता हम पढ़ने वाले हैं यह एक गज़ल है। गज़ल यह अरबी साहित्य की प्रसिद्ध काव्य विधा है। इस गज़ल में कवि ने इंसानों को कई मूलभूत बातें सीखने के लिए प्रेरित किया है। अपनी गज़ल में वे हमें शहद की जैसी मिठास भरी बात करने की सीख देते हैं। वहीं पर आवश्यकता अनुसार चुप्पी तोड़कर आक्रोश प्रकट करने के लिए भी कहते हैं। सही समय पर सही बात करनी चाहिए और बात करने से पहले उस पर सोच विचार भी करना चाहिए। बच्चों, कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि हमें अपनी बात पर नियंत्रण रखना चाहिए। अपनी बातों से औरों के जीवन में हमें खुशियों के रंग भर देने चाहिए। हमें मधुरभाषी होने के साथ साथ सामने वाले की धूर्तता, चालाकी को भी समझना चाहिए। बच्चों, प्रस्तुत गज़ल में कवि ने इन्हीं कुछ बातों को समझाने की कोशिश की है। तो बच्चों, प्रस्तुत गज़ल में कवि ने हमें इन्हीं मानवीय गुणों को अपनाने की प्रेरणा दी है। बच्चों, कविता का भावार्थ समझने से पहले हम इस कविता का एक बार अच्छे से वाचन करेंगे। तो चलिए हम अपनी कविता पढ़ते हैं। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। चुप रहने के यारों बड़े फ़ायदे हैं, चुप रहने के यारों बड़े फ़ायदे हैं, ज़ुबान वक्त पर खोलना सीख लीजिए। कुछ कहने से पहले ज़रा सोचिए, कुछ कहने से पहले ज़रा सोचिए, ख्यालों को खुद तोलना सीख लीजिए। तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं, तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। पटाखे की तरह फटने से पहले, पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। कटु वचन सदा बोते हैं कांटे, कटु वचन सदा बोते हैं कांटे, मीठी बोली के गुल रोपन। कटु वचन सदा बोते हैं कांटे, कटु वचन सदा बोते हैं कांटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। बात बेबात कोई चुभने लगे तो, बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए।
ये किसने कहा होठ सीकर बैठो, ये किसने कहा होठ सीकर बैठो, ज़रूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए, ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। तो चलिए बच्चों, अब हम कविता का भावार्थ समझते हैं। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। अब बच्चों, इस पंक्ति में हम देखते हैं कि कवि हमें कहना चाहते हैं, हमारी जो वाणी है अर्थात हमारी जो बोली है, हमारी जो भाषा है, जो हम बात करते हैं वह हमेशा मीठी होनी चाहिए। और किसके समान मीठी होनी चाहिए? शहद के समान। जिस प्रकार से शहद मीठा होता है उसी प्रकार हमारी भाषा भी मीठी होनी चाहिए। कवि कहते हैं कि हमें अपनी वाणी में शहद घोलकर मीठा बोलना चाहिए, जिससे सुनने वाले के मन में भी मिठास घुल सके और प्यार उत्पन्न हो सके। तो बच्चों, इस पंक्ति में कवि हमें ये कहना चाहते हैं कि हमें दूसरों से बात करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी बातों से किसी को तकलीफ ना हो। हमें ऐसा बोलना चाहिए ताकि सामने वाला हमसे प्रभावित हो सके। चुप रहने के यारों बड़े फ़ायदे हैं, चुप रहने के यारों बड़े फ़ायदे हैं, जुबान वक्त पर खोलना सीख लीजिए। अब बच्चों, यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि कई बार हमें चुप भी रहना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हम हर बात का, हर सवाल का जवाब दें। कई बार चुप रहने में भी हमारा लाभ होता है। परंतु कवि हमें ये भी कहना चाहते हैं कि हमें समय पर मुंह भी खोलना चाहिए। मुंह खोलना मतलब बच्चों कि जहाँ ज़रूरत हो वहाँ हमें अपनी ज़ुबान मतलब हमारी जो जीव है, हमें उसका प्रयोग करना चाहिए। अर्थात चुप रहकर हम लाभ भले ही उठा सकते हैं, परंतु अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाना भी हमें आना चाहिए। मतलब हमें जहाँ ज़रूरत है, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ बिना बात के बोलना नहीं चाहिए। लेकिन जब हमारे विरुद्ध अन्याय हो रहा है, जहाँ गलत हो रहा है, तो वहाँ हमें अपनी ज़ुबान खोलनी भी चाहिए, हमें वहाँ बोलना भी चाहिए। अगली पंक्ति देखिए बच्चों, कुछ कहने से पहले ज़रा सोचिए, कुछ कहने से पहले ज़रा सोचिए, ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए। अब बच्चों, इस पंक्ति में कवि हमें कहना चाहते हैं कि हमें कुछ भी कार्य करने से पहले उसके परिणाम के बारे में सोचना चाहिए। मतलब कवि कहना चाहते हैं कि हमें बोलने से पहले सोच विचार करना चाहिए कि हम सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, सही समय पर बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति को सोच समझ कर बोलना चाहिए, उसे विचारों को तोलकर बात करने का अभ्यास करना चाहिए। यदि हमने कभी बिना कुछ सोचे समझे कुछ गलत बोल दिया तो सामने वाले व्यक्ति पर उसका गलत असर पड़ सकता है। इसीलिए हमें ख्यालों को हमें खुद तौलना चाहिए। हमें अपने ख्यालों को, अपनी बातों को सोच समझ कर ही किसी के सामने बोलना चाहिए। अगली पंक्ति देखिए बच्चों, तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं, तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। कवि के अनुसार स्वयं पर आत्मनियंत्रण रखना सीखना चाहिए। बच्चों, कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि हमें स्वयं पर, अपने आप पर आत्मनियंत्रण यानी हमें अपने ऊपर, अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल रखना आना चाहिए। भले हमारा किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो, तू मैं हो, किसी छोटी बात को या किसी बात को लेके कुछ लड़ाई झगड़ा होता हो, तो हमें उस समय अपने आप पर आत्मनियंत्रण रखना सीखना चाहिए। क्योंकि बच्चों, ताली एक हाथ से नहीं बजती। अगर सामने वाला कुछ बोल रहा है और हम
उसका दुगना बोलेंगे तो बात बढ़ जाती है। तो वहाँ पे हमें अपने आप को टोकना सीख लेना चाहिए। उस परिस्थिति में भी हमें अपनी ज़ुबान पर, अपनी बोली पर नियंत्रण रखना आना चाहिए। तो कवि यहाँ कहते हैं हमें अपने आप को टोकना सीख लेना चाहिए कि कैसी भी परिस्थिति हो हमें उसका सामना करना आना चाहिए और उस परिस्थिति में भी हम अपने आप पर, अपनी ज़ुबान पर नियंत्रण रख सकें। आगे देखिए बच्चों, पटाखे की तरह फटने से पहले, पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। बच्चों, यहाँ कवि ने पटाखे का उदाहरण देते हुए कहा है कि जिस तरह से पटाखे जब फटते हैं तो धमाके के साथ रंगीन रोशनी भी आसमान को चमका देती है। तो कवि यहाँ कहना चाहते हैं हमें भी पटाखे की तरह दुनिया में अच्छे कामों से उजियाला फैला देना चाहिए। उनका कहने का मतलब ये है कि परिस्थिति कैसी भी हो, हमें परिस्थिति के अनुरूप हमारा व्यवहार कुशलता से पूर्ण होना चाहिए। हमें ऐसा काम करना चाहिए कि जिससे सामने वाला प्रभावित हो। इसीलिए उन्होंने यहाँ पटाखे का उदाहरण दिया कि जिस प्रकार दिवाली के समय हम देखते हैं कि जब हम पटाखे फोड़ते हैं तो उससे रंग बिरंगी रोशनियाँ निकलती हैं जो लोगों को आनंद देती है। तो हमारी वाणी, हमारी जो भाषा होती है वो भी उसी प्रकार से होनी चाहिए। आगे देखिए बच्चों, कटु वचन तो सदा बोते हैं कांटे, कटु वचन तो सदा बोते हैं कांटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। अब बच्चों, यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि व्यक्ति को मधुरभाषी होना चाहिए। मधुरभाषी यानी हमेशा मीठा बोलना चाहिए। मीठे का अर्थात यहाँ पे हमें अच्छे से बात करना चाहिए, लोगों से अच्छा बर्ताव करना चाहिए। अगर हम कड़वी बातें यानी हम गुस्से में बोलते हैं तो वह कांटे के समान चुभता है, वो बोली हमें कांटे के समान चुभती है। तो कवि यहाँ कहना चाहते हैं हमें मधुरभाषी होना चाहिए। उन्होंने यहाँ फूल रोपने के लिए कहा है। इस पंक्ति में उन्होंने कहा है कि हमें मीठी बोली के साथ साथ हमें फूल रोपना सीखना चाहिए। बच्चों देखो, जब हम फूलों को देखते हैं तो हमारे चेहरे पे मुस्कान आ जाती है ना। अब वहीं कांटे देखकर हम कांटे से दूर भागते हैं। तो कवि का कहने का अर्थ यहाँ पे ये है कि हमें अपनी भाषा के माध्यम से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहिए। अगर हम कटु वचन बोलेंगे, कड़वे वचन बोलेंगे तो वह कांटे के समान चुभेगी। वहीं हम मीठी भाषा का प्रयोग मतलब हम अच्छा बर्ताव करेंगे, अच्छी वाणी में अच्छी भाषा का प्रयोग करेंगे तो वह फूल रोपने का काम करती है। तो कवि यहाँ कहते हैं हमें मधुरभाषी होना चाहिए और हमेशा मीठी वाणी बोलना चाहिए। आगे देखिए बच्चों, बात बेबात कोई चुभने लगे तो, बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। यह कवि कहते हैं कभी कभी बिना किसी बात के, बेबात का अर्थ होता है बिना बात के, मतलब बिना किसी बात के आपस में बात करते वक्त लोगों में यूं ही बहस हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में हमें उस परिस्थिति में उसे मोड़ना सीख लेना चाहिए। कवि कहते हैं यदि कोई तकलीफ देने की कोशिश करे तो व्यक्ति को उसे मोड़ना सीख लेना चाहिए। हमें तकलीफ देने वालों को मुंह तोड़ जवाब देना भी सीख लेना चाहिए। अर्थात कैसी भी परिस्थिति हो उस परिस्थिति में हमें बुद्धि व विवेक से काम लेना सीखना चाहिए। मतलब कई बार जब हम किसी से बात करते हैं तो बिना किसी वजह के बहस का माहौल उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में भी हमें अपने आप पर संयम बनाए रखना चाहिए। हमें धैर्य और शांति के साथ उस बात को मोड़ना सीख लेना चाहिए। कवि कहते हैं कि हमें अपनी बातों पर कंट्रोल करना आना चाहिए। जब हम देख रहे हैं कि परिस्थिति पर माहौल बिगड़ता जा रहा है
तो उस समय हमें अपनी जीवा पर, अपनी बोली पर कंट्रोल करना सीख लेना चाहिए। आखिरी पंक्ति देखते हैं बच्चों। ये किसने कहा होठ सीकर बैठो, ये किसने कहा होठ सीकर बैठो, ज़रूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। बच्चों, जैसा कि शुरुआत की पंक्तियों में कवि कहते हैं कि चुप रहने के भी बड़े फ़ायदे होते हैं, है ना। उन्होंने कहा कि कई बार हमें चुप रहना चाहिए और चुप रहने से भी बहुत लाभ मिलता है, उसके भी बहुत फ़ायदे होते हैं। उसी प्रकार कवि इस आखिरी पंक्ति में कहना चाहते हैं कि हमसे यह किसने कहा कि हमें अपनी होठ सीकर बैठना चाहिए, मतलब हमें हमेशा चुप नहीं रहना चाहिए। व्यक्ति को आवश्यकता के अनुसार अपना आक्रोश भी प्रकट करना ज़रूरी है, नहीं तो हमारी चुप बैठने का कई लोग फ़ायदा भी उठा लेते हैं, है ना, उस परिस्थिति का फ़ायदा उठा लेते हैं। तो कवियाँ कहना चाहते हैं कई बार ऐसी परिस्थिति भी आ जाती है कि हमें बोलना पड़ता है और अपना आक्रोश, अपना गुस्सा, अपनी भावना हमें अपने शब्दों के माध्यम से व्यक्त करनी पड़ती है। तो कवियाँ कहते हैं कि ज़रूरत पड़ने पर हमें अपना मुंह खोलना भी सीख लेना चाहिए। तो बच्चों, इस कविता में कवि ने हमें यही संदेश दिया है कि हमें सही समय पर बोलना चाहिए और बोलने से पहले हमें सोच विचार करना चाहिए। हमें अपनी ज़ुबान पर, अपनी जीवा पर, अपनी भाषा पर आत्मनियंत्रण रखना चाहिए। व्यक्ति को हमेशा मधुरभाषी होना चाहिए। यदि व्यक्ति कड़वी भाषा का प्रयोग करेगा, मतलब गुस्से में या फिर किसी को ताना देकर बात करता है, तो वह भाषा कांटे के समान चुभती है। उसी की जगह हमें मीठी बोली बोलना चाहिए और जहाँ ज़रूरत ना हो वहाँ बोलना भी नहीं चाहिए। शांत रहने में ही भलाई होती है, लेकिन कई बार हमें अपनी ज़ुबान खोलनी भी चाहिए। हमें अपना आक्रोश, अपना गुस्सा आवश्यकता के अनुसार प्रकट करना भी चाहिए। ज़रूरत पड़ने पे हमें मुंह भी खोलना चाहिए। तो इस प्रकार से कवि ने वाणी यानी हमारी जो भाषा है वो मधुरभाषी होना चाहिए, उस बात को लेकर उन्होंने इस कविता में बहुत ही सुंदर संदेश दिया है कि हमें सही समय, सही परिस्थिति देखकर अपने पर आत्मनियंत्रण रखकर अपनी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो चलिए बच्चों, अब हम ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। इस कविता का स्वाध्याय देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्रवाह तालिका पूर्ण करो। प्रश्न इस प्रकार है, कवि ने इन बातों को सीख लेने को कहा है। प्रश्न का अर्थ यह है कि कवि ने किस बात को सीखने के लिए इस कविता में कहा है। इसका उत्तर इस प्रकार है, वाणी में शहद घोलना, प्यार से बोलना, ख्यालों में खुद को तोड़ना और अपने आप को टोकना। दूसरा प्रश्न है, उत्तर लिखो। प्रश्न इस प्रकार से है, कांटे बोने वाले, इसका उत्तर है कटु वचन। दूसरा, चुभने वाले, उत्तर है बात बेबात। तीसरा, फटने वाले, फटाके की तरह। अब तीसरा प्रश्न है, चुप रहने के 4 फायदे लिखो। तो इसका उत्तर है, पहला, ऊर्जा की बचत होती है, समय की बचत होती है, सेहत भी अच्छी रहती है और चौथा है, तनाव कम होता है। अगला प्रश्न है, कविता में आए इस अर्थ के शब्द लिखो। अर्थ है मधु। मधु के लिए यहाँ पे शहद शब्द का प्रयोग किया गया है। उसी प्रकार कड़वे, कटु, विचार, ख्याल
आवश्यकता, जरूरत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। बच्चों, विलोम का अर्थ होता है विरोधार्थी शब्द। मतलब इस कविता में कुछ शब्द आए हैं जिसका हम विलोम शब्द यानी विरोधार्थी शब्द ढूंढकर लिखेंगे। जैसे कांटे, कांटे का विरोधार्थी शब्द है फूल। फायदा, नुकसान। वक्त, बेवक्त। मीठी, कड़वी। आशा है बच्चों आपको यह कविता समझ आई होगी। धन्यवाद।